हेलो ट्रेडर्स। चैनल पर आपका स्वागत है। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स सीरीज का पहला एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। अगर आप एक क्यूरियस बच्चे होते और आपने मुझसे पूछा होता कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को सिंगल सेंटेंस में क्या कहते हैं, तो मैं कहता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम मेजॉरिटी मार्केट ऑर्डर्स और मार्केट के मेजर डायरेक्शन का पता लगाकर ट्रेड्स को पहचानते हैं, प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन शॉर्ट, ये सब मार्केट डायरेक्शन और मेजर लिक्विडिटी कहाँ है, इसे समझने के बारे में है। तो जैसा कि आपने पहले ही गेस कर लिया होगा, पहला कदम है मार्केट बिहेवियर को एक पर्टिकुलर पीरियड पर आइडेंटिफाई करना, या सही मायने में हमें प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान में इंटरेस्टेड है, ताकि हम अपने ट्रेड्स को डोमिनेंट मार्केट डायरेक्शन के आधार पर प्लान कर सकें। इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के संबंध में मार्केट स्ट्रक्चर के आइडिया से डील करने वाले हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या हम पहले ही मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स को प्राइस एक्शन कोर्स में डिस्कस नहीं कर चुके? असल में हाँ, हमने किया था। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान में बहुत सारे नए टर्म्स जैसे बॉस, चॉक, स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज, वीक हाइज और वीक लोज और बहुत सारे अब्रीविएशंस शामिल होते हैं, लेकिन ओवरऑल आइडिया वही रहता है। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि एसएमसी के साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर और इसके काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमें मेजर मार्केट स्ट्रक्चर और माइनर या इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर्स पर भी क्लैरिटी मिलेगी, और हम दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए पुलबैक्स के नेचर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अभी से शुरू करते हैं। आप पहले से ही इस बात के फैमिलियर हो सकते हैं कि एक लिक्विड मार्केट या स्टॉक या कोई भी एसेट कई मार्केट फेजेस से गुजरता है। ज़्यादातर एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और मार्कडाउन फेज। इसके अलावा कुछ सब फेजेस जैसे कि रीअक्यूमुलेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन फेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हालांकि मार्केट के कई फेजेस होते हैं, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर थ्री मेन स्टेजेस या ट्रेंड्स में सिमट जाता है, जिन्हें कहा जाता है द अप ट्रेंड स्ट्रक्चर, द डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर और द साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रक्चर। जैसा कि आप प्राइस एक्शन कोर्स से पहले ही जानते होंगे, एक अपट्रेंड को हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज द्वारा कैटेगराइज किया जाता है, जबकि एक डाउन ट्रेंड तब बनता है जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। साइडवेज मार्केट की बात करें तो यहाँ कोई क्लियर ट्रेंड या प्राइस एक्शन नहीं होता, या सिंपली प्राइस एक रेंज के अंदर रहता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स को समझने का बहुत बेसिक तरीका है। अब इस आइडिया को और अच्छे से समझते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में हम साइडवेज या रेंज बाउंड प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादातर ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि साइडवेज रेंजेस को हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, और इसके बारे में ऐसा सोचना सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में आगे चलकर हम डेफिनेटली इस पर बात करेंगे कि रेंज प्राइस एक्शन से कैसे डील किया जाए या कैसे ट्रेड किया जाए। इस बीच अब हम एसएमसी टेक्निक के आधार पर दो मेन स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हैं। ये हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। एक बुलिश स्ट्रक्चर को बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ एक अपट्रेंड के रूप में सोचें, और इसी के ऑपोजिट एक बेरिश स्ट्रक्चर को बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स या फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक डाउन ट्रेंड के रूप में सोचें। चलिए एक टिपिकल बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हैं। हाँ, आप सही हैं, हमें हायर हाइज और हायर लोज की तलाश करनी चाहिए। हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा इतनी आसानी से पहचानने लायक नहीं होता। यह हमारे सोचने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग है। मैं मानता हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप को सही कर लेते हैं, तो आप अपने ज़्यादातर ट्रेड एनालिसिस सही तरीके से कर पाएंगे। दरअसल ये वह स्टेप है जहाँ ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं। तो जब आप अपने एनालिसिस की शुरुआत में ही एक गलती कर देते हैं, तब नेचुरली बाकी का प्रोसेस शुरू में की गई गलती को एम्पलीफाई कर देता है, और फाइनली आपके हाथ में एक करप्ट और गलत एनालिसिस रह जाता है। इन सब की वजह से गलत समय पर, गलत जगह पर गलत ट्रेड्स होगा और आपको बहुत लॉस होगा, और इन द एंड आपको ये समझ में नहीं आएगा कि गलती हुई कहाँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करें। अब
जब ये बात क्लियर हो गई है तो चलिए एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया है, मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा आइडेंटिफाई करना और मार्क करना बहुत आसान नहीं होगा। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस चार्ट को देखिए। क्या आप एक झलक में ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं? खैर, आप में से ज्यादातर नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। और आपको क्या लगता है, इसकी पहचान आप क्यों नहीं कर पाए? सिंपल रीजन ये है कि आपकी आंखें स्पेसिफिक डिटेल्स को देखने के लिए ट्रेंड नहीं है। मैं समझाता हूँ। आपने सीखा होगा कि मार्केट वेव्स के रूप में मूव करता है, और एक ट्रेंडिंग प्राइस मूव में एक इम्पल्स मूव और एक करेक्टिव मूव होता है। ये सच है और मुझे इस आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है कि एक ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में टू स्ट्रक्चर्स शामिल होते हैं। एक मेजर स्ट्रक्चर होता है और एक माइनर या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेजर स्ट्रक्चर डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, या ये मेजर स्ट्रक्चर है जो मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर को डिटरमिन करता है। माइनर या इंटरनल स्ट्रक्चर वह कम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो अगर आप एक एसएमसी ट्रेडर हैं, तो आपको अपनी आंखों को माइनर स्ट्रक्चर्स के मुकाबले मेजर मार्केट स्ट्रक्चर को स्पॉट करने के लिए ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर ही है जहां हमारे ज़्यादातर ट्रेड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें मेजर स्ट्रक्चर्स के लिए किन टाइम फ्रेम्स को देखना चाहिए। हम टाइम फ्रेम्स के टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें कि हमें अपने एनालिसिस के लिए हायर टाइम फ्रेम्स में मेजर स्ट्रक्चर्स को देखना है। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर प्रॉपर टाइम फ्रेम्स को चुनने के तरीके के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए टाइम फ्रेम्स सिलेक्शन पर मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए मेजर मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना सीखते हैं, और साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको मेजर स्विंग पॉइंट को कंफर्म करने में मदद करता है। यानी आप एक मेजर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाइज और हायर स्विंग लोज को उन माइनर स्विंग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो हमारे एनालिसिस में एक नॉइज की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह ये एक मेजर बेरिश स्ट्रक्चर में लोअर हाइज और लोअर स्विंग लोज को माइनर या इंटरनल स्विंग से डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। इस पर एक नज़र डालें। मार्केट मोमेंटम बुलिश है। मार्केट ने एक लो और हाई बनाया, फिर प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक किया, फिर एक बार प्राइस ऊपर जाता है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और उससे ऊपर क्लोज होता है। इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या सिंपली बॉस कहा जाता है। इसे एक कंटिन्यूएशन ब्रेक भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइस मेजर ट्रेंड डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू होता है। तो टेक्निकली एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस पिछले स्विंग हाई या हायर हाई को ब्रेक करता है और उससे ऊपर क्लोज होता है। प्लीज़ इस बात को नोट कर लें कि प्राइस को पिछले स्विंग हाई लेवल से ऊपर क्लोज होना चाहिए ताकि इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जा सके। सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप या एक लंबे विक के साथ जुड़ा एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म नहीं करता। इसके अलावा जब एक बुलिश बॉस होता है, तभी हायर स्विंग लो लेवल कंफर्म होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, एक हायर लो वह लोएस्ट स्विंग पॉइंट होता है जो एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में पिछले स्विंग लो लेवल से ऊपर होता है। अब एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, हम एक हायर हाई को कैसे कंफर्म करते हैं? ध्यान से सुनिए। प्राइस बहुत ही रेयरली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अगर आप देखें तो एक लार्जर ट्रेंड के अंदर लगभग हमेशा काउंटर ट्रेंड मूव्स होते हैं। ये काउंटर ट्रेंड मूव्स लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी हंटिंग के कारण है। तो प्राइस बाउंस होगा या फिर रिजेक्ट होगा, और फिर वहीं प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई या लो को टारगेट करेगा, इससे पहले कि वह लॉन्गर टर्म ट्रेंड के सेम डायरेक्शन में जारी रहे। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट हो सकता है। वैसे इसे इंड्यूसमेंट कहा जाता है, जो एसएमसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम इस कंसेप्ट पर हमारे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। और एक बार जब हम इन सभी छोटे टॉपिक्स को समझ जाएंगे, तो हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर फाइनली ये समझेंगे कि एक असली एसएमसी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में कैसे काम करता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक मेजर बुलिश स्ट्रक्चर का हायर हाई कैसे बनता है,
एक ऐसे कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए जिसे हम में से ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पुलबैक्स हैं। तो प्राइस पिछले हाई को ब्रेक करता है और ऊपर जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए ऊपर नहीं जा सकता। किसी पॉइंट पर इसे नीचे आना ही होता है, जिसे हम एक करेक्टिव मूव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश इम्पल्सिव मूव्स और करेक्टिव पुलबैक्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या ये सभी पुलबैक्स या करेक्शंस मायने रखते हैं? जवाब है नहीं। हम उन डीपर पुलबैक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम कैसे जानते हैं कि एक पुलबैक काफ़ी डीप है या नहीं? इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डीपर पुलबैक वह रिट्रेसमेंट होता है जो पिछले स्विंग लो या हायर लो लेवल्स के नीचे क्लोज हुए बिना 38.2% से 50% या यहाँ तक कि लोअर फिबोनाची लेवल्स तक जाता है। हमें एक डीप पुलबैक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन इंटरनल पुलबैक लेवल्स के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और मार्केट को एक मीनिंगफुल मूव करने के लिए इन रिटेलर ऑर्डर्स को टैप करना होता है और फिर इन ऑर्डर्स को ऊपर जाने के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना होता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, एक बार जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके एक डीपर पुलबैक की पहचान कर लेते हैं, तो हम अब प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद के हाईएस्ट पॉइंट को हायर हाई लेवल के रूप में मार्क कर सकते हैं। अब एक बार फिर से प्राइस ऊपर जाता है और अगर ये हाल ही में बने हायर हाई को ब्रेक करके और उससे ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर से हमारे पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये हायर लो लेवल को कंफर्म करेगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले का सबसे डीपेस्ट पुलबैक होता है। तो इन शॉर्ट, एक न्यू हायर हाई केवल तब कंफर्म होता है जब एक डीपर पुलबैक हो चुका होता है, जो इंटरनल या माइनर स्विंग लोज के नीचे सभी पिछली रिटेलर लिक्विडिटी को स्वीप कर देगा। और एक नया हायर लो केवल तब कंफर्म होता है जब एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब जब मार्केट एक नया हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, लेकिन इसके बजाय यह प्रीवियस हायर लो लेवल के नीचे ब्रेक करता है और क्लोज हो जाता है। अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन कोर्स देखा है, तो आप जानते हैं कि यह मार्केट स्ट्रक्चर में बुलिश से बेरिश में बदलाव का पहला साइन है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक नए ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है। स्मार्ट मनी टर्म्स में मार्केट स्ट्रक्चर में इस बदलाव को चेंज ऑफ कैरेक्टर या सिंपली चौक कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि चौक को कंफर्म करने के लिए प्राइस को प्रीवियस हायर लो के नीचे ब्रेक और क्लोज होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ट्रेडर्स इस हिस्से में गलतियां करते हैं, क्योंकि प्रीवियस हायर लो के नीचे प्रोजेक्ट होने वाले डीप विकेट कैंडल्स के साथ एक लिक्विडिटी स्वीप या एक फॉल्स ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। अब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने पर हम अपने एनालिसिस को या तो एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर या एक रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की ओर फोकस करेंगे। हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी पर विचार करना चाहिए, जब तक कि हमें बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के जारी रहने के लिए एक सॉलिड कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता। मुझे इसे और ज़्यादा डिटेल में समझाने दें। हम जानते हैं कि एक डाउन ट्रेंड या बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस लोअर स्विंग हाइज और लोअर स्विंग लोज बनाएगा। इसलिए हमें इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को खोजने के लिए अपनी आंखों को ट्रेन करना होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक्स में हमें मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान करने का एक सीधा तरीका मिलेगा, लेकिन रियल मार्केट सिनेरियोज में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान से सुनिए। प्रीवियस स्विंग लो के कंपैरिजन में एक लोअर लो को कंफर्म करने के लिए प्राइस को एक पुलबैक करना होगा, लेकिन सिर्फ कोई भी पुलबैक नहीं, बल्कि प्रीवियस इंटरनल स्विंग हाई लेवल्स की लिक्विडिटी को स्वीप करने वाला एक डीपर पुलबैक। आप ये आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये एक डीपर पुलबैक है या नहीं, और चेक कर सकते हैं कि क्या पुलबैक 38.2% या 50% या इससे भी हायर लेवल्स पर है, जब तक कि ये मेजर स्विंग हाई लेवल के ऊपर ब्रेक और क्लोज नहीं होता। अब डीपर पुलबैक की सिग्निफिकेंस या लॉजिक क्या है? लॉजिक काफ़ी सिंपल है और ये रिटेलर मेंटालिटी से जुड़ा हुआ है। एक रिटेलर के रूप में आप क्या करेंगे
जब आप एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखेंगे। जाहिर तौर से आप मार्केट ब्रेक के डायरेक्शन में एक ट्रेड लेंगे, राइट? अब आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? बिल्कुल साफ है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो जब एक रिटेलर को एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ज्यादा संभावना है कि वह अपना स्टॉप लॉस पिछले माइनर स्विंग लो लेवल के नीचे रखेगा। और अगर उसे एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है, तो वह एक शॉर्ट पोजीशन लेगा और वह स्टॉप लॉस को प्रीवियस माइनर स्विंग हाई लेवल के ठीक ऊपर रखेगा। ये स्विंग लेवल्स जो एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से ठीक पहले होते हैं, या दूसरे शब्दों में ये स्विंग लेवल्स जो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर से ठीक पहले होते हैं, इनमें बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स रिटेलर लिक्विडिटी होती है, जिसका फायदा उठाने के लिए स्मार्ट मनी बहुत उत्सुक है। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के क्लस्टर्स स्मार्ट ट्रेडर्स को लो में बाय करने और हाई में सेल करने में मदद करते हैं। अब वापस आते हैं इस बात पर कि ये डीपर पुलबैक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये डीपर पुलबैक्स रिटेलर लिक्विडिटी की तलाश में होते हैं, और एक बार जब यह लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो जाती है, तो मार्केट आमतौर पर अपनी मेजर ट्रेंड डायरेक्शन में मजबूती से कंटिन्यू करता है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक डीप पुलबैक हो, ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि बना हुआ लो वास्तव में एक एक्चुअल लोअर लो है या नहीं। अगर आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो डोंट वरी, आप इस कंसेप्ट को कई बार देख सकते हैं। और फिर भी अगर डाउट रहता है, तो आप आने वाले एपिसोड्स का वेट कर सकते हैं, जहां मैं इंड्यूसमेंट्स और ऑर्डर ब्लॉक्स आदि के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग की एक गहरी समझ मिल सके। आगे बढ़ते हुए, रिटेलर लिक्विडिटी को निकालने वाले डीपर पुलबैक के बाद और एक लोअर लो को कंफर्म करने के बाद प्राइस नीचे जाता है, और ये रीसेंट लोअर लो लेवल के नीचे ब्रेक करता है और क्लोज होता है। इसे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या सिंपली बॉस कहा जाता है। मैं इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूं कि प्राइस का पिछले लो लेवल के नीचे ब्रेक और क्लोज होना जरूरी है, ताकि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म किया जा सके। सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप या एक फॉल्स ब्रेकआउट जिसमें एक डीप विक पिछले लोअर लो लेवल के नीचे प्रोजेक्ट होता है, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में नहीं माना जाएगा। अब केवल जब एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब हम वास्तव में लोअर हाई लेवल को कंफर्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, एक लोअर स्विंग हाई केवल तब कंफर्म होता है जब वहां एक वैलिड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, और उसके ऊपर लोअर स्विंग हाई, बॉस और लोअर लो लेवल से पहले का हाईएस्ट पॉइंट होता है। बाकी सभी स्विंग हाइस सिर्फ इंटरनल या माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हमें इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक एसएमसी ट्रेडर के रूप में हमारे लिए मेजर स्ट्रक्चर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम अपने मेजर स्ट्रक्चर को हायर टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करते हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकें, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स ज़्यादा रैंडम और नॉइजी होते हैं। अब एक बार फिर प्राइस को इन इंटरमीडिएट या इंटरनल स्विंग हाइज में लिक्विडिटी तलाशनी होती है, और ऐसा करते हुए ये एक डीप पुलबैक फॉर्म करती है, जो उन पॉइंट्स में लिक्विडिटी को स्वीप करता है और नीचे की ओर चलता है। एक बार जब लिक्विडिटी को एक डीपर पुलबैक द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जिसे फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करके मेजर किया जा सकता है, हम नए लोअर लो लेवल को कंफर्म कर सकते हैं। फिर एक बार प्राइस को नीचे जाना होगा और नए लोअर लो के नीचे ब्रेक और क्लोज होना होगा, ताकि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो सके, और बदले में बॉस और लोअर लो से पहले का हाईएस्ट पॉइंट नए लोअर हाई लेवल के रूप में मार्क होगा। और यह प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक प्राइस पिछले लोअर लो लेवल के नीचे ब्रेक और क्लोज होने में फेल नहीं हो जाता, और इसके बजाय ये पिछले लोअर स्विंग हाई लेवल के ऊपर ब्रेक और क्लोज होता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये सेंटिमेंट में बदलाव का सिग्नल देता है, या इसे रिवर्सल का पहला इंडिकेशन माना जा सकता है, यानी कि ट्रेंड बेरिश से बुलिश में बदल सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में यह बदलाव चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। तो अब हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर या एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर को खोजना है। और अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पहचाना जाता है, राइट? लेकिन सुनिए, मैंने साइडवेज स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की है। शायद आप मेरे प्राइस एक्शन वीडियो से ऑक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस के बारे में पहले से फेमिलियर होंगे। ये वो फेजेस हैं जहां मार्केट एक ब्रेक लेता है,
या जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसे अक्यूमुलेशन फेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, या जहां वे अपनी होल्डिंग सेल करना शुरू करते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। वैसे साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी हो सकता है। इसे एक मार्केट पॉज या एक ब्रीदर की तरह सोचें। केवल जब प्राइस इस फेज के कंस्ट्रेंट्स के ऊपर या नीचे ब्रेक और क्लोज होता है, तभी हम एक पोजीशन उठाने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए एक एसएमसी ट्रेडर या एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के रूप में साइडवेज मार्केट में वेट करना और अपने ट्रेड्स के लिए ट्रेंडिंग मार्केट फेस पर ज़्यादा फोकस करना हमेशा आइडियल होता है। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मुझे कुछ और टर्म्स, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज और वीक हाइज और वीक लोज के बारे में डिस्कस करना है। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में हमने पहले ही सीखी हुई बातों के आधार पर बनाई है, और ये कुछ नया नहीं है। तो एक वीक हाई या वीक लो उन स्विंग हाइज और लोज को रेफर करता है जिनके स्वीप होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। उदाहरण के लिए, एक हायर हाई को वीक हाई माना जाता है क्योंकि इसके एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर द्वारा सरपास कर जाने की अच्छी संभावना होती है, और इसी तरह एक हायर लो को वीक लो माना जाता है क्योंकि इसके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर द्वारा सरपास कर जाने की अच्छी संभावना होती है। इसी नोट पर, एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के दौरान एक लोअर लो को वीक लो के रूप में मार्क किया जाता है क्योंकि इसके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर द्वारा सरपास कर जाने की अच्छी संभावना होती है, और इसी तरह एक लोअर हाई को वीक हाई के रूप में माना जाता है क्योंकि इस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर द्वारा सरपास किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट, एक वीक लो या वीक हाई की मार्केट द्वारा सरपास कर जाने की ज्यादा संभावना होती है। इसके विपरीत, स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लोज वो प्राइस लेवल्स होते हैं जिन्हें मार्केट आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता। इसके एग्जाम्पल्स में वो हायर हाइज आते हैं जो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर से ठीक पहले होते हैं, यानी कि मार्केट उस हायर हाई लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, और ये इसे फ्यूचर प्राइस एनालिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनाता है क्योंकि यह फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस लेवल की भूमिका निभा सकता है। इसी तरह, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर से ठीक पहले का लोअर लो फ्यूचर एनालिसिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लो माना जाता है क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, और यह फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर सकता है। इनके अलावा इक्वल हाइज और इक्वल लोज भी होते हैं, और जैसा कि नाम से पता चलता है, इनके हाई या लो लेवल सेम होते हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ाते जाएंगे, हम इन सभी के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए यह काफ़ी है। कुछ और एपिसोड्स के बाद हम इस टॉपिक पर फिर से वापस आएंगे, लेकिन तब हम रेलेवेंट चार्ट्स का इस्तेमाल करके पूरी तरह से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चाहे वह फॉरेक्स चार्ट्स हो या निफ्टी या बैंक निफ्टी चार्ट्स हो। खैर, मैं इस वीडियो को ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट की बैकबोन की तरह है, और अगर आप मार्केट को ज़्यादा क्लियरली पढ़ना चाहते हैं तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसमें सक्सेसफुली ट्रेड कर सकें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह उन लोगों तक पहुंच सके जो सीखना और ट्रेड करना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें ताकि जब हम एक नया एपिसोड अपलोड करें तो आपको सभी नई वीडियो अपडेट्स मिल जाएं। तो सीखते रहिए। आपने जो सीखा है उसका बैक टेस्ट कीजिए और अपने ट्रेड्स में इसे अप्लाई करके देखिए कि क्या यह आपके लिए काम करता है या नहीं। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।